से ही शुरू हुई थी ये साम्राज्यवाद की होड़। तो हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा और आगे चल के ये साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म यही आपके आगे चल के कारण बनेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, चाहे वो आपके इंग्लैंड अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा हो, चाहे जर्मनी कर रहा हो, चाहे फ्रांस कर रहा हो, चाहे कोई अन्य देश कर रहा हो। क्यों? क्योंकि अब जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो आपस में कहीं ना कहीं इनमें टकराव शुरू होगा। ठीक है, साम्राज्यवाद की घटना का ही जो आपके एक्सट्रीम आपकी जो लिमिट थी वही था आपके वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में आपके लाखों की संख्या में आपके लोग मारे गए। और यहां जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के आपके समाप्ति के बाद वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है जिसे कहते हैं यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का आपके होता है क्या? गठन। ये हमने आपके यहां देखा। संयुक्त राष्ट्र संघ का आपके गठन का जो उद्देश्य था वो पहला उद्देश्य ही ये था कि वर्ल्ड में इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। इसका मतलब कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपने शासन का विस्तार यानी एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इससे होगा क्या? जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर जब अपना शासन का विस्तार नहीं करेगा तो जो युद्ध की संभावना या जो आपके वार की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही तो यूएनओ का उद्देश्य था कि पूरे विश्व में हमें आपके क्या करना है? शांति बढ़ाना है। शांति कैसे बढ़ाओगे? युद्ध समाप्त करके। युद्ध कब समाप्त होंगे? जब साम्राज्य के विस्तार की होड़ खत्म हो जाएगी। ठीक, तो यूएनओ के गठन के बाद साम्राज्यवाद को आपके बैन कर दिया गया। ठीक, यूएनए के सारे सदस्यों ने यह साइन किया कि अब हम अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे और जिन देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपने उपनिवेश बनाए हैं वो सिस्टमेटिक रूप से अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करेंगे। तो ब्रिटेन ने आपके क्या किया कि अपने सभी उपनिवेशकों को समय के साथ धीरे धीरे स्वतंत्र कर दिया। यह ब्रिटेन ने आपके किया। ठीक है, अब ब्रिटेन ने सभी उपनिवेशों को आपके स्वतंत्र कर दिया। ठीक, अब यहां आगे होता क्या है? ठीक, आगे होता आपके ये है कि यूएनओ के आगमन के बाद ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो हो गया समाप्त। अब एक नई होड़ आपके सामने आती है क्योंकि हर देश आपके कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के ऊपर अपना डोमिनेंस यानी प्रभुत्व चाहता है और इसी प्रभुत्व ने साम्राज्यवाद को तो समाप्त किया लेकिन साम्राज्यवाद की जगह ले ली नव साम्राज्यवाद ने और उपनिवेशवाद की जगह ले ली नव उपनिवेशवाद ने। अब ये दोनों कंसेप्ट आप समझो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये कंसेप्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वार तक। अब नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद ये कंसेप्ट हैं आज के। अब इसको समझना ये क्या होता है। तो अगला कंसेप्ट अब हम आप क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लें। ठीक, न्यू इंपीरियलिज्म कहता है आपके एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति एक आक्रामक व्यवहार जिससे कि आपके ये पहला राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना कर सके। अब यहां क्वेश्चन समझना, नव साम्राज्यवाद का मतलब क्या हुआ? चाइना एक राष्ट्र लिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका ये दूसरा राष्ट्र। चाइना क्या करेगा? एग्रेसिव बिहेव करेगा इनके प्रति। एग्रेसिव बिहेव कैसे? ये पैसा देगा इनको, गरीब देश है बेचारे। कितना पैसा चाहिए पाकिस्तान से पूछता है, पाकिस्तान कहता है 1 करोड़ डॉलर और चाहिए। पाकिस्तान 1 करोड़ मांगेगा, ये 3 करोड़ देंगे और कहेंगे होना वही चाहिए देश में जो हम कहें। क्लियर, समझ रहे होगे आप? ठीक, तो चाइना की यही पॉलिसी है वर्तमान में कि चाइना आपके अफ्रीकन कंट्रीज में और अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे देश हैं इन देशों में अत्यधिक फाइनेंस करता है, इनकी सरकारों को फाइनेंस देता है चाइना। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, इतना एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इनने। ठीक, कि अब यहां आपके पाकिस्तान में जो इमरान खान है, ठीक, इमरान खान अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे। चाइना कहेंगे कि भारत वाले बॉर्डर पे सेनाएं हटा लो तो इमरान खान हटा लेंगे, भेज दो तो ये भेज देंगे। ये कंट्रोल होता है इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना शासन नहीं कर रहा पाकिस्तान पे लेकिन हो वो रहा है जो वो चाहता है। ठीक, ये क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट आपके जो है ये कहलाता है न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद। तो आप लिख लो नव साम्राज्यवाद आपके क्या है? ये 1945 के बाद की घटना है पहला तो, क्योंकि साम्राज्यवाद की समाप्ति यूएनओ ने कर दी। नव साम्राज्यवाद में भी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति एक आक्रामक व्यवहार, यानी कि यहां चाइना अंधाधुंध सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, श्रीलंका को, आपके मालदीव को अंधाधुंध पैसा दे रहा है। तो ऐसे ही तो नहीं दे रहा होगा, फ्री में नहीं देगा। चाइना कहते हैं उसे बिल्कुल नहीं देगा फ्री में। तो ठीक है, तो अब आपके यहां चाइना कर क्या रहा है? अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना, क्योंकि चाइनीज शासन नहीं कर रहे हैं यहां।
लेकिन यहाँ की सरकार निर्णय वो ले रही है जो चाइनीज चाह रहे हैं। यही तो हो रहा है आपके। ठीक है, अब इसके बाद में आपके नव साम्राज्यवाद का मतलब ये हुआ। अब समझना आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या है शिवानी। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब यहां चाइना का व्यक्ति शासन नहीं कर रहा। इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, ये चाइना के नहीं है, लेकिन इमरान खान करेंगे कौन, जो चाइना कहेगा ये वो करेंगे। यानी कि चाइना के कहने पर आपके ये डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। उपनिवेशवाद यानी कि आपके न्यू कॉलोनियलिज्म। अब न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है, एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के ऊपर इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित करके, क्या करके, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित करके। ठीक, जैसे कि आपके चाइना ने आपके सपोर्ट किया, यानी कि उस देश की सरकार को, वो देश की सरकार हो गई बाध्य, पैसा ले रखा है चाइना से, यानी इमरान खान हो गए बाध्य कि चाइना पैसा नहीं देगा तो इमरान खान पे तो है ही नहीं, पूरे पाकिस्तान पे पैसा नहीं है। ठीक, ये इमरान खान के कर्जदार हो गए, तो कर्जदार हो गए तो इमरान खान को फ्री में पैसा थोड़ी दे दिया चाइना ने। ठीक, चाइना इमरान खान से आपके कहेगा, क्या कहेगा, अगर उस देश के नेचुरल रिसोर्स हैं तो अपने फेवर में वो झुका लेगा। ठीक, यह हुआ। अगर नहीं है तो उस देश के डिसीजंस को अपने फेवर में झुका लेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं आपके क्या, इस नव उपनिवेशवाद के अंदर। तो नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के ऊपर अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण यानी कि इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर दे। इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल से आपके तात्पर्य क्या है, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल से तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे नेशन की सरकारों को इतना पैसा दे दो, इतना हथियार दे दो, इतना सपोर्ट दे दो कि वो झुक जाएं। कोई अचानक से आपको लाख रुपए दे दे, फ्री में लो, रख लो, तो आप क्या करोगे, क्या कभी उसकी बात काटोगे, कभी नहीं। ये होता है इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में दीपिका सुनीता, ओनली एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यूपीएससी निकालना पॉसिबल है क्या। तो यहां एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यूपीएससी निकालना पॉसिबल है ये तो अपन नहीं कह सकते। 1914 से आपके 18 तक आपके हुआ था। एनसीईआरटी का कौन कौन सा बुक है ऐप के ऊपर पड़ा हुआ है, देखिए 1947 तक इन लोगों का भारत में जो आपके शासन था उसे हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से आपके 3 फेज में आपके डिवाइड करते हैं, पहला आपके वाणिज्यवाद यानी कि कमर्शियलिज्म, दूसरा आपके औद्योगिक साम्राज्यवाद यानी कि इंडस्ट्रियल इंपीरियलिज्म, और तीसरा आपके वित्तीय साम्राज्यवाद यानी कि फाइनेंशियल। ये चरण आपके हैं किसके, ये सारे चरण आपके हैं किसके, साम्राज्यवाद के है ना। साम्राज्यवाद का आपके मतलब क्या होता है, साम्राज्य का विस्तार करना, और साम्राज्य का विस्तार करने की पहली शर्त क्या होती है, पावर, शक्ति। अब यहीं से आपके वाणिज्यवाद के चरण की आपकी शुरुआत होगी। तो समझना आपके, ठीक, कि यूरोप में जब साम्राज्यवाद की अवधारणा का आपके विचार हुआ, यानी विस्तार हुआ, तो यहां आपके एक एजम्पशन निकल के आया। साम्राज्यवाद की पहली शर्त है आपके क्या, मिलिट्री पावर। ठीक है, जिस देश के पास मिलिट्री पावर आपके ज्यादा होगी वही साम्राज्यवाद की घटना में जीत सकता है या अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। और किसी देश की मिलिट्री पावर जो है वो निर्भर आपके करती है किसके ऊपर, किसी भी देश की मिलिट्री पावर जो निर्भर करती है वो करती है उस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर। जिस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन जितनी बेहतर होगी उतनी ही बेहतर होगी उसकी मिलिट्री या उसकी आर्मी। ठीक है, तो जिस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन जितनी बेहतर होगी उतनी ही बेहतर होगी उसकी आपके मिलिट्री या आर्मी। और साम्राज्य के निर्माण की पहली कंडीशन होती है आर्मी। यहां एक और कंसेप्ट आएगा, फॉरेन ट्रेड। तो वाणिज्यवाद की अवधारणा आपके कहती है, क्या कहती है, कि विश्व व्यवस्था पर अगर नियंत्रण करना है या साम्राज्य का विस्तार करना है तो साम्राज्य का विस्तार करने की पहली शर्त है आर्मी पावर। आर्मी पावर किसी देश की तब बेहतर होगी जब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो, और फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका है फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। ठीक, जिस देश की विदेश व्यापार में जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी तो पूरे वर्ल्ड से पैसा आ रहा होगा उसके पास। यही मतलब हुआ ना इसका, विदेश व्यापार में जिसकी जितनी ज्यादा हिस्सेदारी आपके होगी पूरे वर्ल्ड से उतना पैसा आ रहा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है आपके, आप खुद ही देखो